नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 18 अप्रैल 18 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सब लोग। और जैसा कि मैं क्वेश्चन आंसर जब भी डिस्कस कर रही हूँ दोस्तों, तो कोशिश क्या करिए, जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड कर रही हूँ तो आप भी साथ में आंसर देते रहा करिए। जिन्हें आ रहा है आंसर वो दे, और जिन्हें नहीं आ रहा वो भी ट्राई करे आंसर देने का। इससे क्या होगा, अगर वो गलत करते हैं और गलत करके जब आप किसी चीज को सही करते हो तो उससे क्या होता है, वो चीजें हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो आंसर सब लोग दिया करो साथ में, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते रहा करिए, आप सभी लोग लाइक भी करते रहा करिए। चलिए क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। आइए आते हैं सबसे पहले अपने प्रश्न की तरफ। और दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है जो कि ये युद्धाभ्यास से रिलेटेड है, सीखे एक्सरसाइज से, कि अमेरिका और किस देश के बीच सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बालितकन 2023 हिंद प्रशांत क्षेत्र में आयोजित हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, बालितकन 2023 जो कि एक युद्धाभ्यास है, भारत यहाँ पे अमेरिका और किस देश के बीच में ये युद्धाभ्यास जो है आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस के साथ जो है ये बालितकन जो है युद्धाभ्यास किया जा रहा है। आइए इसके बारे में, इस अभ्यास के बारे में बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये दशक बाद, लगभग 10 साल के बाद इस युद्धाभ्यास का शुरू किया गया है। इस युद्धाभ्यास को दोस्तों 11 अप्रैल को शुरू किया गया है। किसके किसके बीच में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस के बीच में। क्या नाम है दोस्तों, बालितकन। ठीक है, बालितकन जो है ये युद्धाभ्यास है। बालितकन का मतलब होता है दोस्तों कंधे से कंधे मिलाना। ठीक है, इस युद्धाभ्यास की दोस्तों बात किया जाए तो सबसे पहले इसको 1991 में आयोजित किया गया था। उद्देश्य जैसा कि आपको पता है, हिंद प्रशांत जो क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, ठीक है, जो खतरे हैं, उन खतरों का संयुक्त रूप से यानी कि मिलजुल करके जवाब देना, यही इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य है। इसमें देखा जाए लाइव फायर अभ्यास भी शामिल है। इसमें दक्षिण चीन सागर और ताइवान जल डमरू मध्य में पानी में नाव डुबाने वाले रॉकेट जो है हमला शामिल है। ये सारी चीजें जो है इस अभ्यास में शामिल किया गया है। लंबे समय से संधि के सहयोगियों द्वारा बालितकन तागोलोंग फॉर शोल्डर टू शोल्डर वाला वार्षिक अभ्यास 28 अप्रैल तक चलेगा। जैसा कि हमने बताया, बालितकन का मतलब होता है कंधे से कंधा मिलाना, और ये अभ्यास जो कि अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है, ये 28 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बालितकन अभ्यास जो कि 1991 में शुरू हुआ था, ये अमेरिका और फिलीपींस के साथ जो है, ये फिलीपींस के बीच में ये अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। आइए कुछ और भी अभ्यास के बारे में देख लेते। देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही चर्चा किया था कि 10 अप्रैल को कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन शुरू हुआ है। किसके किसके बीच में दोस्तों, तो ये भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जा रहा है। और ये एक वायुसेना अभ्यास है, इसलिए भारतीय वायुसेना और अमेरिका की वायुसेना कोप इंडिया अभ्यास जो आयोजित कर रही है। 10 से लेकर के 21 अप्रैल तक ये अभ्यास आयोजित होगा। कहां दोस्तों, यहाँ पे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें पर्यवेक्षक के रूप में कौन सा देश है दोस्तों, तो जापान। तो ये जो है एक एक लाइन यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वही बात करें दोस्तों, अभी जो है जैसा कि रक्षा खरीद के मामले में भारत इतना आगे जा रहा है, और भारत ने जो कि यहाँ पे देखा जाए सबसे ज्यादा आयात करने वाला, सिप्री की रिपोर्ट देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है हथियारों का आयात करने वाला कौन सा देश दोस्तों रहा है, ये भारत रहा है। इसी में हम देखें तो MS, ठीक है, MS-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, ठीक है, इसके लिए जो है अमेरिका से, ठीक है, ये देखा जाए आपका देखा जाए हेल फायर मिसाइल और मार्क 54 एंटी सबमरीन जो है टारपीडो खरीदने की घोषणा की है। तो भारत देखा जाए किसके किसके लिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात करें, भारत जो है अपने जो MS-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, उसके लिए अमेरिका से ये क्या खरीदा है, हेल फायर हेलीकॉप्टर, हेल फायर मिसाइल और साथ ही साथ मार्क 54 एंटी सबमरीन टारपीडो, ये जो है परचेस कर रहा है किससे दोस्तों, अमेरिका से। तो ये डील हुई है। आइए अब चूंकि बात करें दोस्तों अमेरिका के बारे में, तो आप मुझे बताइए भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं, उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि देखा जाए यहाँ पे मलेरिया से संबंधित है। मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो देखिए, मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का जो पहला देश बन गया है, ये अफ्रीका का देश है जिसका नाम है दोस्तों घाना। ठीक है, घाना जो कि ये विश्व का पहला देश बन गया है जिसने
मलेरिया के वैक्सीन को मंजूरी दी है, ठीक है। और बात करें दोस्तों इस जो है वैक्सीन की बात करें तो जो मलेरिया यहाँ पे जो घाना की जो ये प्राधिकरण है जिसका नाम है खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण, इसने देखा जब 5 महीने से लेकर के दोस्तों 3 साल की उम्र तक के बच्चे, ठीक है, कितने 5 से लेकर के जो 3 साल की उम्र के बच्चे हैं उनके लिए देखा जाए R21 नामक जो यह नया टीका है जो कि मलेरिया से संबंधित है, इस वैक्सीन को मंजूरी दे दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस टीके का नाम क्या है, R21। ये जो वैक्सीन दोस्तों बनाई गई, जो विकसित की गई है, इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसकी लगभग 100 से लेकर के 200 मिलियन खुराक जो है वो उत्पादन तैयारी करने की तैयारी कर रहा है। कौन दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हर साल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है 100 से लेकर के 200 मिलियन खुराक के उत्पादन की तैयारी कर रहा है और इस वैक्सीन को बनाया यानी कि R21 को बनाया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। यहाँ देखिए पिछले वर्ष की भी दोस्तों बात किया जाए तो अक्टूबर 2021 की बात देखें, WHO ने जो मलेरिया का मध्यम और उच्च संचरण वाले क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए एक वैक्सीन के उपयोग की सिफारिश की थी जिसका नाम है RTS वैक्सीन, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान रखिएगा इस वैक्सीन को मंजूरी दिया गया था WHO के द्वारा और इसको जो है जो मध्यम और उच्च संचरण वाले जो क्षेत्र है वहां के जो बच्चे हैं उनमें इस वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश की गई थी WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। आइए बात करते हैं मलेरिया के बारे में। दोस्तों मलेरिया ध्यान रखिएगा, मलेरिया को फैलाने वाला ये एक परजीवी से होने वाला रोग है, ठीक है, जिसको प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण ये होता है, ठीक है। और ये इसमें क्या है, तीव्र ज्वर बीमारी है और इसका वाहक दोस्तों कौन होता है, तो ये मादा मच्छर होती है जिसका नाम है मादा एनाफिलीज, ठीक है। ध्यान रखिएगा मादा एनाफिलीज मच्छर जो होते हैं वो मलेरिया के वाहक होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा एंडीज जो होते हैं, मादा एंडीज जो मच्छर होती है दोस्तों वो डेंगू के होती हैं, डेंगू की, लेकिन मलेरिया के मादा एनाफिलीज वाहक होती हैं। यहाँ पे हम बात करें इस परजीवी के, देखिए 5 प्रजातियां जो होती हैं वो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती है जिसमें से 2 प्रजाति बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। कौन सी, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स, ये जो है सबसे खतरनाक परजीवी मानी जाती है जो कि मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती है। वैसे 5 है। यहाँ पे हम बात करें, देखिए प्रभावी, सबसे जो प्रभावी मलेरिया रोधी दवा है उसका नाम क्या है, ध्यान रखिएगा ये आपका देखा जाए तो आर्टिमिसिनिन आधारित संयोजन चिकित्सा जो होता है ये सबसे प्रभावी माना जाता है मलेरिया रोधी दवाओं में। बात करें दोस्तों हर साल मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस, जो कि अभी आने वाला ही है। तो विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। देखिए ये भी अभ्यास से संबंधित है। आज हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। भारतीय वायुसेना किस देश में बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय वायु अभ्यास ओरियन में भाग ले रही है। ध्यान रखिएगा एक तरीके से पूछा जाए तो ये प्रश्न इस तरीके से है कि जो अंतरराष्ट्रीय बहु अभ्यास है, ठीक है, बहुपक्षीय अभ्यास है, ठीक है, जिसका नाम है ओरियन, ये किस देश में आयोजित हो रहा है जिसमें भारतीय वायुसेना भी भाग ले रही है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, फ्रांस, ठीक है। आइए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा फ्रांस का क्षेत्र है, ठीक है। फ्रांस के मांटे डे मार्शन में फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स की जो बेस स्टेशन है, ठीक है, वायुसेना बेस स्टेशन है, वहां पे ओरियन अभ्यास जो है वो आयोजित किया जा रहा है जिसमें भारतीय वायुसेना भी दोस्तों भाग ले रही है। तो ओरियन अभ्यास का आयोजन कहाँ हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है। इस अभ्यास की शुरुआत दोस्तों कल यानी कि ध्यान रखिएगा 17 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये 5 मई तक आयोजित किया जाएगा ओरियन अभ्यास। इसमें देखा जाए भारत की तरफ से कौन कौन से विमान या लड़ाकू विमान भाग ले रहे हैं, तो भारतीय वायुसेना की टुकड़ियों में ध्यान रखिएगा राफेल विमान, 4 राफेल विमान, ठीक है, 2 C-17, 2 1178 विमान और 165 जो है ये वायु सैनिक जो है शामिल हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा राफेल विमान भी इसमें शामिल हो रहा है और राफेल जेट जो है वो पहली बार किसी विदेशी अभ्यास में भाग ले रहा है, ठीक है, राफेल विमान। ओरियन अभ्यास की दोस्तों बात किया जाए तो ये चूंकि बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुत सारे देश भाग लेते हैं और ना सिर्फ बहुपक्षीय अभ्यास है बल्कि ये बहुआयामी अभ्यास है, यानी कि इस अभ्यास में वायुसेना, जल सेना, थल सेना हर तरह की जो लोग भाग लेते हैं, टुकड़ी भाग लेते हैं। इसमें भूमि सैनिक, विमान वाहक सहित युद्धपोत और लड़ाकू विमान शामिल किए जाते हैं। चूंकि एक बहुपक्षीय अभ्यास है तो इस अभ्यास में कौन कौन भाग ले रहा है, तो यहाँ पे फ्रांस है, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, USA,
कि एयरफोर्स जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो ओरियन अभ्यास का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ है? ये किया गया है दोस्तों फ्रांस में, और राफेल जो कि पहली बार किसी विदेशी अभ्यास में भाग ले रही, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा? कौन होगा दोस्तों? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, कोशिश करिए साथ ही साथ आंसर देने की। और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ए है। ठीक है, के कीर्तिवासन जो है ये टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। ठीक है, तो टीसीएस ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है दोस्तों? के कीर्तिवासन को नियुक्त किया है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये अपने पद को किस तारीख तक ग्रहण करेंगे दोस्तों? तो 1 जून 2023 से जो है ये अपने पद को ग्रहण कर लेंगे, और फिर इनकी जो नियुक्ति होगी वो 5 साल की अवधि के लिए अपने पद पर नियुक्त रहेंगे। आइए कुछ और भी अपॉइंटमेंट देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में था। जैसे कि देश का केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देखा जाए 3 साल के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि राजस्थान बेस्ड ये फाइनेंस बैंक है, और इसके एमडी और सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्ति की मंजूरी दिया है दोस्तों? संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल की पुनः नियुक्ति की मंजूरी दी गई है, किसके द्वारा? जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के। वहीं पे बात किया जाए भारतीय जो है जीवन बीमा निगम एलआईसी ने किसे अपना नया मुख्य निवेश अधिकारी नियुक्त किया दोस्तों? किसे? रत्नाकर पटनायक को अपना मुख्य जो है निवेश अधिकारी नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर यानी कि LIGO वेधशाला की स्थापना की जाएगी? तो LIGO वेधशाला की स्थापना यहाँ की जाएगी दोस्तों, किस राज्य में की जाएगी? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए साथ में। और इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है डी यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो जो है भारत सरकार ने अभी हाल ही में ये जो है मंजूरी दिया है कि यहाँ पे महाराष्ट्र में एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर, ठीक है, इसकी जो है स्थापना की जो है एक परियोजना बनाई जाएगी, और उस परियोजना को मंजूरी जो है भारत सरकार के द्वारा दी गई है। और इसमें जो अनुमानित लागत है लगभग 2600 करोड़ रुपए, इसकी भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है सरकार के द्वारा। इससे पहले देखा जाए ऐसी 2 वेधशालाएं हैं, कहाँ पे है दोस्तों? ये अमेरिका में। ठीक है, तो अमेरिका में पहले से ही LIGO है, LIGO वेधशाला है ये, जो कि भारत में तीसरी ऐसी जो है आधुनिक गुरुत्वाकर्षण तरंग जो है वो भारत में होगी। और ये परियोजना माना जा रहा है पूरी होने की 2030 तक ये परियोजना पूरी हो जाएगी। तो LIGO का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर है LIGO, और ये LIGO प्रोजेक्ट कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पे आइए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र से संबंधित कुछ और करंट अफेयर को। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में ये घोषणा किया है कि वो हर साल 28 मई को, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर जी की जो जयंती है उसको किस रूप में मनाएंगे? तो स्वतंत्र वीर गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा 28 मई को। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती को। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में, ठीक है, मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको दोस्तों? नीलेश सांबरे को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की, जो कि रैंकिंग से संबंधित है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दुनिया के सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग 2023 जारी किया है, और इसमें पूछ रहा है कि भारत का कौन सा स्थान है सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग में। दोस्तों इसमें भारत का जो प्लेस है वो 77 है। ठीक है, भारत किस स्थान पे है? 77वें स्थान पे है। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पे दोस्तों अभी हाल ही में देखा जाए वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है इसने जारी किया है सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग। और ध्यान रखिएगा रैंकिंग में बताया गया कि सबसे ज्यादा जो अपराधी है यानी कि अपराधी के मामले में सबसे जो शीर्ष स्थान पे देश है दोस्तों वो है वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला है दक्षिण अमेरिका का देश है। इसके बाद देखिए दूसरे स्थान पे पापुआ न्यू गिनी है, फिर अफगानिस्तान का स्थान आता है, फिर दक्षिण अफ्रीका है, फिर होंडुरास है, त्रिनिदाद है, फिर गुयाना है, सीरिया है, सोमालिया है और जमाइका है। तो ये ध्यान रखिएगा ये 10 जो है सबसे आपराधिक देशों की शीर्ष 10 की सूची में ये देश शामिल है, जिसमें पहले स्थान पे वेनेजुएला है। वही बात करें दोस्तों आपराधिक रैंकिंग देश में भारत का जो स्थान रहा है वो 77वें स्थान पे भारत रहा है। और जो है
ये एक तरीके से आगे है अमेरिका से और ब्रिटेन से भी। अमेरिका का स्थान देखिए 55वां है और 65 स्थान पे दोस्तों ध्यान रखिएगा ब्रिटेन है। सबसे कम आपराधिक देश में रखा गया है दोस्तों, जैसे तुर्की को, जर्मनी को, जापान को। जापान तो 135वें स्थान पे है, तुर्की 92वें स्थान पे, फिर जर्मनी का 100वां स्थान आता है। यहाँ पे अपराध के देखें, इस रैंकिंग में अपराध के विभिन्न श्रेणियों को शामिल किया गया है, विभिन्न रूपों को शामिल किया गया है, जिसके आधार पे ये रैंकिंग जारी की गई है। कौन कौन से ये रूप हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार के मामले में जैसे आपराधिक घटना है उसके आधार पे मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर के भी रैंकिंग जारी की गई है, अपहरण, हत्या, ये सारी जो चीजें हैं, ये जो आपराधिक घटना है, इनके आधार पे जो है रैंकिंग जारी किया गया है। तो ये बताया गया कि वेनेजुएला में भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी, अपहरण, हत्याएं, इस सारी चीजों जो है काफी ज्यादा बड़ी संख्या में ये केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये रैंकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए रैंकिंग से संबंधित कुछ और भी तथ्य हम देख लेते हैं, जैसे भारत का भी हाल फिलहाल में क्या रैंक रहा है, और हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के मामले में जो सबसे बड़े राष्ट्र की सूची में भारत का स्थान देखिए क्या रहा है दोस्तों, 7वां रहा है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, स्टार क्वेश्चन कर लीजिए। वहीं देखा जाए यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नवीनतम अंतरराष्ट्रीय आईपी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है दोस्तों, तो ये 42वां स्थान मिला है। ठीक है, किसमें दोस्तों, ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो नवीनतम अंतरराष्ट्रीय आईपी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया गया, उसमें भारत 42वें स्थान पे है। वही बात की जो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का जो स्थान रहा है दोस्तों, वो 108वां रहा है। तो लोकतंत्र, चुनावी लोकतंत्र के मामले में भारत का स्थान अच्छा नहीं रहा है। क्योंकि मैंने इस चुनावी लोकतंत्र सूचकांक के बारे में भी आपसे जल्द ही बात किया था। चलिए आप मुझे बताइए पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर करिए। चलिए अगले प्रश्न जो कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित है, और प्रश्न है कि कौन सा टाइगर रिजर्व प्रबंधन प्रभावशाली मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में सबसे ऊपर रहा है। तो प्रबंधन प्रभावशाली जो है मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में सबसे ऊपर जो टाइगर रिजर्व रहा है दोस्तों, कौन रहा है, ये रहा है केरल का टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, जो केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व है, ये प्रबंधन प्रभावशाली मूल्यांकन की श्रेणी की बात करें, उत्कृष्ट श्रेणी में रहा है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो प्रबंधन रहा है वो काफी अच्छा रहा है, काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। वही बेहतर मैनेजमेंट और टीम वर्क की बदौलत बात किया जाए, दूसरे स्थान पे जो टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। क्या नाम है दोस्तों, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसको दूसरा स्थान मिला है। वही कर्नाटक का जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, इसको जो है प्रबंधन प्रभावशाली मूल्यांकन श्रेणी में तीसरे स्थान पे रखा गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो आंकड़े जो जारी किए गए हैं, ये जो श्रेणी जारी की गई है, ये जैसा कि अभी हाल ही में पता है आपको कि टाइगर रिजर्व को जो है, टाइगर रिजर्व को लेकर के जो अभी हाल फिलहाल में 50 वर्ष जो हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है प्रोजेक्ट टाइगर को अभी जो आपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं, और इस दौरान बहुत सारे आंकड़े जारी किए गए हैं, उसी दौरान ये आंकड़े भी जारी किए गए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की गौंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो देखिए जीआई टैग से संबंधित प्रश्न है, गौंड पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है जिसे अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। कोशिश करिए जल्दी से आंसर करने की दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की ये गौंड पेंटिंग है जिसको अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की ये पारंपरिक गौंड पेंटिंग है जिसको अभी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके देखा जाए यह कला के रूप, अब जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिलने से अब इस पेंटिंग को एक तरीके से इस कला के रूप, जो ये रूप आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पेंटिंग को और इसको बनाने वालों को क्या हो सकेगा, इसको संरक्षण मिल सकेगी। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, ये जो गौड़ पेंटिंग है, ठीक है, ये गौड़ जनजातियों के द्वारा बनाई गई ये जो पेंटिंग है, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा प्रकृति दिखाई जाती, जानवर, धार्मिक विषयों के साथ साथ उनके जीवन के तरीके को दर्शाती है। तो गौड़ जनजाति के द्वारा ये पेंटिंग बनाई जाती है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए फूल पत्तियां हैं, एक तरीके से आपको प्रकृति देखने को मिल रही है, इनके धार्मिक विषय, इनके रहन सहन पे जो है वेशभूषा, ये सारी चीजें इस पेंटिंग के माध्यम से देखने को हमें मिल रहा है। तो ये पूरी चीजें दर्शाता है ये पेंटिंग। ठीक है, गौड़ पेंटिंग। यहाँ पे हम बात करें, मुख्यतः जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है डोंडरी जिला, डोंडरी जिले में, ठीक है, डिंडोरी, माफ करिएगा, डिंडोरी जिला,
डिंडोरी जिले में ये गौंड प्रिंटिंग जो है चित्रकला ये मुख्य केंद्र है, और फिर बाद में धीरे धीरे इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी हुआ है। लेकिन मुख्य केंद्र की बात करें दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश का डिंडोरी जिला जो है ये इस पेंटिंग का मुख्य केंद्र है। दोस्तों ये जो सबसे प्रसिद्ध कलाकार जो है इस चित्रकला के वो कौन है, भज्जू श्याम गोंड जो है वो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। आइए बात करते हैं कुछ अन्य उत्पादों की जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है और जिन्हें जीआई टैग मिला है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें भेड़ाघाट पत्थर शिल्प जो कि जबलपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, इसे मिला है। वहीं बारीक प्रिंट जो है ये भी है, ये उज्जैन से संबंधित है, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, विराट सीवनी साड़ी बालाघाट से संबंधित है। और देखिए अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने बात किया था सुंदरज्जा आम जो कि रीवा जिले से संबंधित है, इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। वहीं गजक जो कि एक प्रकार का एक मिठाई होती है गजक। ठीक है, जो लोग लखनऊ वगैरह से होंगे गजक रेवड़ी बहुत खाते होंगे, उन्हें पता होगा। ये जो कि वहां के मोरेना जिले से है जिसको अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है, ये भी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ उत्पाद है जिनको जीआई टैग मिला है और जीआई टैग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की कि निम्न में से किस एजेंसी ने जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर यानी जूस प्रक्षेपित किया है। ठीक है, जूस मिशन प्रक्षेपित किसके द्वारा किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, इसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस एजेंसी, इसने जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर यानी जूस हाल ही में फ्रेंच गुयाना में यूरोप के स्पेस पोर्ट से एरिना 5 रॉकेट से बृहस्पति जुपिटर ग्रह के लिए जो है वो उड़ान भरी या फिर लॉन्च किया। तो ध्यान रखिएगा जूस मिशन जो है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, फुल फॉर्म क्या है, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। ठीक है, तो जुपिटर के जो मून है, ठीक है, जो सैटेलाइट्स है जुपिटर के, उनको एक्सप्लोर करने के लिए यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने क्या किया है, इस मिशन को लॉन्च किया है। कहां से किया है दोस्तों, गुयाना, फ्रेंच गुयाना के यूरोप के जो स्पेस पोर्ट से, किस रॉकेट से दोस्तों, एरिना 5 रॉकेट से इसको जो है लॉन्च किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें ये सफल प्रक्षेपण क्या करेगा, विशाल ग्रह, ठीक है, बृहस्पति के चारों ओर महासागरों की दुनिया के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक महत्वाकांक्षी यात्रा की जो है शुरुआत को चिन्हित करता है। ध्यान रखिएगा जूस मिशन जो है वो बृहस्पति और उसके जो मून जो सैटेलाइट जो उसके चंद्रमा है उससे संबंधित है। ठीक है, यह गैस के विशाल पिंड, ठीक है, बृहस्पति और इसके जो 3 बड़े महासागरीय चंद्रमा जो इसका मून है, कौन कौन से, गैनीमेड जो कि सबसे बड़ा सैटेलाइट है, चंद्रमा है, ठीक है, कैलिस्टो और यूरोपा, इनका क्या करेगा, ये एक विस्तृत अवलोकन करेगा। ठीक है, जो उसकी बात करें दोस्तों तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के नेतृत्व वाला ये मिशन है और इसमें कौन कौन से लोगों ने योगदान दिया देखा जाए तो यहाँ पे जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, यहाँ पे हम बात करें दोस्तों जो जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा और इजराइल एजेंसी, ठीक है, अंतरिक्ष एजेंसी, इन्होंने जो है अपना योगदान, इन लोगों का भी योगदान इसमें शामिल है। गैनीमेड की बात करें दोस्तों तो ये ध्यान रखिएगा गैनीमेड जो कि किसका चंद्रमा है दोस्तों, ये है बृहस्पति का और ये सबसे बड़ा चंद्रमा है। ठीक है, और जो बुध ग्रह है वो उससे भी बड़ा है ये आकार में और जूस मिशन का जो प्राथमिक या वैज्ञानिक अध्ययन का जो लक्ष्य रखा गया है वो गैनीमेड ही है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म ही आपको पता चल जा रहा है यानी कि जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। ठीक है, जितने भी मून है जुपिटर के उनको एक्सप्लोर करना बेसिकली देखा जाए तो गैनीमेड। ठीक है, तो ये जूस मिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। आइए और आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि ये भी हमारा क्या है दोस्तों, एक्सरसाइज से अभ्यास से संबंधित है। किस देश में आयोजित इनियोचोस 23 में इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर जेट भेजे? तो ध्यान रखिएगा इनियोचोस जो कि एक युद्धाभ्यास है, ये किस देश में आयोजित हो रहा है जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर जेट भेजे दोस्तों, तो ये है यूरोप का देश ग्रीस। ठीक है, ग्रीस में भेजा है। तो यहाँ पे हम बात करें इनियोचोस जो कि हर साल ये आयोजित किया जाने वाला एक वॉर एक्सरसाइज है। ठीक है, और देखिए आज से इसकी शुरुआत हो रही है, 18 अप्रैल से ये शुरू होगा, 8 मई तक चलेगा। ये कहाँ हो रहा है दोस्तों, तो ये ग्रीस में आयोजित हो रहा है। ग्रीस में जो क्षेत्र है, चूंकि ये ग्रीस का अगर लोकेशन देखें तो भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी में स्थित ये देश है और इसी में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें ध्यान रखिएगा चूंकि भारतीय वायुसेना भी भाग ले रही है, तो भारतीय वायुसेना जो है अभ्यास के में हिस्सा लेने के लिए किसको रवाना किए, कौन भाग ले रहा है, कौन सा फाइटर जेट भाग ले रहा है, तो सुखोई 30 MKI। ठीक है, MKI फाइटर जेट जो है वो इस इनियोचोस युद्धाभ्यास में भाग ले रहा है जिसका आयोजन ग्रीस में किया जा रहा है। ठीक है,
इसमें भी बहुत सारे देश भाग ले रहे हैं, बहुत सारे देशों के लड़ाकू विमान इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, भारत और देश के अलावा कौन कौन से, तो अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जॉर्डन हो गया, सऊदी अरब हो गया, स्लोवेनिया हो गया, साइप्रस, स्पेन, कई सारे ऐसे देश हैं। तो एक तरीके से बेसिकली बहुपक्षीय ये भी अभ्यास है। चूंकि दोस्तों हम बात करें ग्रीस की, तो आइए देख लेते हैं थोड़ा ग्रीस की लोकेशन। दोस्तों ग्रीस जो कि मेडिटेरेनियन में स्थित ये देश है, जिसकी अपनी एक सामुद्रिक सीमा है और कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। बात करें दोस्तों सबसे पहले ये ग्रीस, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, ये किन किन देशों से अपनी सीमा को साझा करता है, आइए उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इधर से हम देखते हैं अल्बानिया से। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे मैसेडोनिया से, बुल्गारिया से और फिर तुर्की से ये अपनी सीमा को साझा कर रहा है। सामुद्रिक सीमा की बात करें तो सीक्वेंस देखने को हमें मिलता है दोस्तों टर्सियन सी से आगे देंगे तो एजियन सी का ही भाग है दोस्तों, कौन सा, सी ऑफ क्रेते जो कि एजियन सी का भाग है, इससे ये लगा हुआ है। और वहीं पे आपको देखने को मिलेगा मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, मेसिनिया गल्फ आपको देखने को मिल रहा है, ये भी पूछा गया है मेसिनिया का गल्फ कहाँ पे, ये सब ग्रीस से लगे हुए चीज है। ठीक है, जो कि लोकेशन है, तो लोकेशन का ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, ग्रीस, जिसकी राजधानी दोस्तों कहाँ है, एथेंस है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ग्रीस की कैपिटल एथेंस। करेंसी दोस्तों यूरो है। राष्ट्रपति की बात करें तो कैथरीन सेफलो पाउलोट जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ की हम बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री की, तो यहाँ पे ठीक है राष्ट्रपति, देखिए दोस्तों ये प्रधानमंत्री यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, ये प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर है क्रियोकोस मित्सोताकिस। ठीक है, ये प्रधानमंत्री है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर है ये। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों अगले, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका फैक्ट्स ऑफ द डे की। दोस्तों हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, यानी कि 125 फीट है इनकी ऊंची प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा है। इसको स्थापित किया गया कहाँ दोस्तों, हैदराबाद में। और इसके मूर्तिकार कौन है दोस्तों, रामवंजी सुतार कृष्ण और अनिल राम सुतार। वही बात करें, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का परीक्षण किया गया है कहाँ दोस्तों, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का परीक्षण किया गया है। अगला है, भारत की पहली महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम का कप्तान और कोच कमसन नियुक्त किया गया किसे दोस्तों, सुषमा पटेल। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश है, और कृतिका चाखे जो कि ये भी मध्य प्रदेश है। अगला है, हाल ही में विमोचित पुस्तक द ग्रेट बैंक रॉबरी, इसके लेखक कौन है दोस्तों, पट्टाभीराम और सब्यसाची दास। और आज का लास्ट हमारा MCQ है कि यहाँ पे फैक्ट्स ऑफ द डे है कि एग्रीकल्चर ड्रोन के लिए एग्री सब्सिडी हासिल करने वाला देश का पहला स्टार्टअप बन गया दोस्तों, कौन बन गया है, गरुड़ एरोस्पेस। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, और देखिए अगर लाइक आप करने से अच्छा है कि जो भी मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कोशिश करिए इसका आंसर देना, मैं उसी को समझूंगी कि आपका एक लाइक मिला। और बाकी कोशिश करिए वीडियो को शेयर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स बढ़ाने के लिए। बाकी डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, और ना सिर्फ डाउनलोड करिए दोस्तों बल्कि अपनी शॉर्ट नोट्स भी बनाइए। चलिए फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।